न्यायालय पढ़ाते हुए मोबाइल अदालत, सैन्य अदालत, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, इस सब के बारे में जानेंगे। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा मोबाइल कोर्ट के बारे में थोड़ा सा क्या उसकी जो अवधारणा है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको समझते हैं। तो अब आइए मोबाइल कोर्ट की अवधारणा को समझते हैं। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा को समझते हैं कि मोबाइल कोर्ट की अवधारणा क्या है। देखिए, एक तो इस अवधारणा का सूत्रपात, मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का सूत्रपात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है। और ऐसे महान व्यक्तित्व कभी कभी जन्म लेते हैं। दूसरा कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। और इनका अपना मानना था भारत में न्यायिक सक्रियता की कमी है। मतलब भारत के लोग न्यायिक तौर पर बहुत अधिक सक्रिय नहीं है। और जब भारत के लोग न्यायिक तौर पर बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, भारत के लोग जब न्यायिक तौर पर बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि न्यायालय को ही, कोर्ट को ही लोगों तक पहुंचा दिया जाए। आम जनता कोर्ट नहीं आए, बल्कि कोर्ट, न्यायालय आम जनता तक चली जाए। ये मतलब विचार देखिए कितना शानदार है। इन्हें पता था, भारत की वास्तविकता से ये अवगत थे। निचले तबके से उठ करके भारत के राष्ट्रपति बने हैं। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र और किसको कहा जाता है? ये जानते थे कि भारत में न्यायिक सक्रियता की कमी है, और न्यायिक सक्रियता की कमी के वजह से लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय लोगों को मिल नहीं पाता है। इसी वजह से इनका विचार था लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो कोर्ट को ही, न्यायालय को ही लोगों तक पहुंचा दिया जाए। इस विचार के अंतर्गत इनका कहना था कि एक बस लिया जाए, बस, बड़ा सा बस हो। बस मतलब BUS, बस। पटना से हाजीपुर, पटना से दरभंगा, पटना से कटिहार, पटना से दिल्ली जो आप जाते हैं, एक बस लिया जाए, उसमें न्यायिक व्यवस्था से संबंधित आधारभूत ढांचा का विकास किया जाए। मतलब उस बस में जज का एक चैम्बर बने, वकील खड़ा होकर के वकालत करेगा, उसके लिए स्पेस बनाया जाए, पक्ष और विपक्ष के सुनने के लिए भी जगह हो। मतलब एक बस के भीतर पूरी न्यायिक ढांचा का विकास कर दिया जाए, और उस बस को गांव ले जाया जाए, गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले जगह पर
उस बस को खड़ा कर दिया जाए और लोगों से कहा जाए जिनको न्याय नहीं मिल रहा है आप आइए, हम आपको न्याय देते हैं। यही अवधारणा मोबाइल कोर्ट अवधारणा के नाम से जाना जाता है। और मोबाइल कोर्ट अवधारणा को पहिए पर न्याय, पहिए पर न्याय, पहिए पर न्याय की संज्ञा भी दी जाती है। पहिए पर न्याय की संज्ञा भी दी जाती है। इसका पहली बार प्रयोग हरियाणा के मेवात में वर्ष 2007 में हुआ। हरियाणा के मेवात में वर्ष 2007 में हुआ। और इस मोबाइल कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं एडीजे, एडीजे टाइप के जो जज होते हैं वही मोबाइल कोर्ट अवधारणा के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करते हैं, मामलों की सुनवाई करते हैं। एक बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विचार, और एक बताइए कोर्ट सब में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, न्यायालय में तारीख पर तारीख ही मिलता है। न्यायालय के ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं किया जाना चाहिए, समझ गए। जब किसी को कहीं कुछ नहीं होता है तो न्याय न्यायालय से मिलता है, समझ गए। दूसरा कहीं से भी जब न्याय नहीं मिलेगा तो आपको कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जैसे देखिए एक बात, जैसे हम लोगों का विचार अन्य शिक्षकों से नहीं मिलता है। क्यों जानते हैं? हम लोग मतलब सच, हम हो या बिट्टू झा, मतलब जो सच होता है उसको लेकर के अपना विचार रखते हैं, और जो जेन्युइन विचार होता है वो रखते हैं। विचार रखते हुए ही नहीं देखते हैं कि इससे हमको फायदा होगा, इससे हमको घाटा होगा, जो होना होगा होगा। और विचार स्वतंत्र होना चाहिए, विचारों के ऊपर बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर आप विचारों से बंधे हैं ना, आप गुलाम हैं। भले भारत स्वतंत्र देश है लेकिन आप गुलाम हैं। विचारों से बंधे हुए किसी को नहीं होना चाहिए। विचार या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। विचार या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन विचार लोगों को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति हमारा फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 19 के तहत। और जैसे हाल फिलहाल में बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर इतना कुछ हुआ, आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शिक्षकों को जेल में डाला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन जब इन चीजों से न्याय हमें नहीं मिल पाया तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तो अंतिम कोर्ट ही है, और हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, 70वीं बीपीएससी देने वाले छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, अब उसको न्याय सिर्फ कोर्ट दिला सकता, सिर्फ न्यायालय दिला सकता, दूसरा किसी में औकात नहीं है, किसी में क्षमता नहीं है कि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाए। नहीं है किसी में क्षमता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं पता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश का नेता होता है, वैसे ही लोकसभा में विपक्ष का नेता भी पूरे देश का नेता होता है। वह भी पूरे देश में विपक्ष का नेतृत्व करता है। जब हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी आ गए
राहुल गांधी ने अपना समर्थन दिया, तब तो सरकार के कान में जू तक नहीं पहुंचा, सरकार के कान, बिहार सरकार के कानों तक आवाज तक नहीं पहुंचा। अब आप समझिए, राहुल गांधी के सामने एक टीचर का क्या औकात? कोई औकात नहीं। राहुल गांधी के सामने कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई भी टीचर हो, किसी का कोई औकात नहीं है। राहुल गांधी के सामने किसी कोई औकात है? कोई औकात नहीं। जब राहुल गांधी के समर्थन के बावजूद भी सरकार कुछ नहीं किया, बिहार सरकार कुछ नहीं किया, तो अब शिक्षकों से कुछ नहीं होने जा रहा है। अब जो आंदोलन की बात कही जा रही है, सिर्फ अपना पाप धोने के लिए, समझिएगा, जैसे लोगों के मन में होता है कि हम पाप किए हैं, गंगा नदी में कुंभ नहा लेंगे तो पाप धुल जाएगा। नहीं, पाप कीजिएगा आप और धोने की जिम्मेदारी लेगा गंगा नदी। वाह, ये इंसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जो आंदोलन सब की बात हो रही ना, हम आपको बता रहे हैं, टीचर जो पाप किया है ना, जैसे हम ही अगर पाप किए हैं ना, तो हम चाहते हैं कि इसी में जो है गंगा नहा ले, पाप धुल जाए। सच्चाई यही है। अब अगर मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर 70वीं बीपीएससी छात्रों को न्याय चाहिए, कोर्ट के दरवाजा को सशक्त होकर खटखटाना चाहिए, सलीके से कोर्ट के भीतर चीजों को रखना चाहिए। अब सरकार से कोई आशा नहीं है। अब सिर्फ आंदोलन सब जो होगा, उसमें सिर्फ लोग अपना पाप धोएगा और कुछ नहीं, लोग अपना चेहरा चमकाएगा। सब टीआरपी का खेल है और कुछ नहीं है। सच यही है। ये मेरा अपना विचार है और हम ये विचार पूरी जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं, होशो हवास में। समझ गए?